जय हिंद बेटा। तो फिर आज मैं आपको दोबारा से PYQs लेके आ गई हूँ हिस्ट्री के। आज भी हम टोटल 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बट ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी वॉइस क्वालिटी शायद बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सिंपली मैं एक लैपटॉप से, जो बहुत सिंपल सा लैपटॉप है, उससे रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है मेरी वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी ना हो, बट जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जामिनेशन में। तो मुझे लगता है कि आपको मटेरियल पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे बच्चे, मैं उसी से ही आप लोगों की वीडियो बना सकती हूँ, मतलब आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकती हूँ। तो आई होप आप ये थोड़ी सी चीजों को इग्नोर करेंगे और इन क्वेश्चंस पे, इन PYQs के जो क्वेश्चंस हैं उन पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हम इन 10 क्वेश्चंस के साथ अदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। बेटा, आपको नहीं पता कि आप जो क्वेश्चंस मेरे वीडियो में सुनते हैं वो आपको कौन से एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। और इतनी मुझे श्योरिटी है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए थे। इससे पहले भी मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो परहैप्स वो फिर सीक्वेंस में मैंने नहीं रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 11th क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन है बेटा कि 11th क्वेश्चन है ये, द स्टेपल commodities of export by the East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were। मीन्स मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी से कौन सी ऐसी चीजें थी जो इंडिया से बाहर, मतलब इंग्लैंड में या जिन भी कंट्रीज में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी वहां पे जाती थी। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो आपको इन सारे ऑप्शन में देखना है कि वो सारी की सारी कमोडिटीज होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में है रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम। तो आप इसमें देखो, आप तो ऑयल सीड्स नहीं होते थे, ठीक है ना। उसके बाद शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड। तो आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत लेवल पे सारी, मतलब जो बाहर एक्सपोर्ट होती थी। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। तो स्पाइसेस तो हम मान सकते हैं कि ये होती थी। टी तो चाइना के साथ ज्यादा ट्रेड था, इंग्लैंड का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ऑप्शन डी देखते हैं, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। तो आपका जो ऑप्शन डी है ना, ये सारी ही चीजें थी जो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी। इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो वो सॉल्ट पीटर में जरूर डाउट आएगा। तो सॉल्ट पीटर आपको डाउटफुल नहीं रखना। इसको जो है वो कॉमन नेम इसके लिए बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको KNO3। अब मेरी साइंस इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप इसको याद रख लेना कि पोटेशियम नाइट्रेट इसका कॉमन नेम है। और बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सब्स्टिट्यूट भी कभी कभी हो जाता है किसका? गन पाउडर का, ठीक है। तो ये इंडिया से कहां पे ज्यादा होता था? दैट इज इन बिहार। यहां से जाता था, यहां से ये एक्सपोर्ट करते थे। तो आपका जो ऑप्शन है दैट इज डी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये जितने भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन रखे हैं ना बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, मेरी वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी पे फोकस नहीं करना है पुत्र, ठीक है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स of plants was domesticated in New World and introduced into the Old World। अब ये न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड से आप समझ सकते हो। ओल्ड वर्ल्ड बेसिकली ये जो आपकी यूरोपियन नेशंस थे, एशियन वगैरह, ये ओल्ड वर्ल्ड जिनके बारे में हमें पता था। न्यू वर्ल्ड बेसिकली अमेरिका को ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये चीज बतानी है कि कौन सी चीज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड्स एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। मतलब न्यू वर्ल्ड में वो होते थे और ओल्ड वर्ल्ड में आप सिंपली समझ लो कि यूरोप में लाए गए। कहां से लाए गए? अमेरिका से, ठीक है ना। कहां से लाए गए? अमेरिका से लाए गए। तो अगर आप इसको देखो बेटा, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि 1942 में जो कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो फिर वो बाद में जाना उसने इंडिया की तरफ था, बट चलो वो अमेरिकन और उस तरफ अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ चला गया। फिर जब वो वहां पे गया तो उन्होंने कमोडिटीज को एक्सचेंज किया, उसको जाके वहां पे चीजें मिली ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो न्यू वर्ल्ड से जो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे मेज,
ये हमारे न्यू वर्ल्ड मतलब अमेरिका से। फिर साथ में पोटैटोज तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब वो यूरोप में आई तो बेचारे यूरोपियंस को खाना खाने को कुछ मिला जो गरीब थे। इवन स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे बोलते हैं, वो भी, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है वो आपके अमेरिका से यूरोप में और इन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हुए। तो जो ओल्ड वर्ल्ड था, मतलब आप सिंपली यहाँ पे यूरोप का एग्जांपल ले लो। यूरोप से क्या क्या चीजें आई, जिसमें सबसे पहले है वीट गया अमेरिका में, ठीक है ना। बार्ले, उनको इसका नॉलेज नहीं होता था। राइस, इसका भी उनको नॉलेज नहीं था, ठीक है ना। फिर टर्निप्स, ये भी वहां पे नॉलेज। साथ में हमने कुछ लाइफ स्टॉक एनिमल्स भी लेके गए जब कोलंबस के बाद। बहुत सारे जो जितने भी ट्रैवलर्स थे वो वहां पे गए। तो इसमें अगर आप देख लो तो हॉर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हॉर्स लैटिट्यूड वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जरूर देखना कि हॉर्स लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं। इवन कैटल्स, ठीक है ना। उसके अलावा शीप, वो भी ओल्ड वर्ल्ड से वहां पे गई। गोट्स, तो या इनको नहीं नॉलेज था, ठीक है ना, ये अमेरिका में गए। तो अगर आपको इसका राइट आंसर अब आपको पता ही चल गया होगा कि व्हाट इज द राइट आंसर, देन राइट आंसर इज ए, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये चीजें हैं जो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में गई, ठीक है। जितनी मैंने आपको बताई उसके अलावा आपने ये भी ऐड करनी है, और बहुत सारी और भी चीजें हैं बेटा। ये तो आपके मैंने कुछ बता दी, टोबैको, कोकोआ एंड रबर, जो अमेरिका से यूरोप में गया। इसके अलावा आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना तो इट इज अ फुल ऑफ सो मेनी लिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर द फैक्ट्री और द फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो आपने बताना कि इसमें से कौन सी थी जो आपके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी में लोकेट हो गई थी, कौन सी फैक्ट्री है। ये तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। द राइट आंसर इज बरोच। एक ही है, मैं आपको मैप पे इसको दिखा देती हूँ, ठीक है ना। एक बार अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने मैप पे देखना, ये सारे अलग अलग जो कंट्रीज थी, डच थे, पोर्तुगीज थे, ब्रिटिश फ्रेंच, सबकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बरूच, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे दिए एग्जाम्पल, वैसे फर्स्ट फैक्ट्री तो सूरत में लगी थी, ठीक है ना, बट जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए उसमें से। और ये मैप आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपने जो है वहां पे देख लेना इसको, ठीक है। एक बार जरा मैं यहाँ पे आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि आपको पता ही है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो यू हैव ऑल नॉलेज कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1599 में हुई थी। और ये आप समझ सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था, ठीक है। क्या था ये? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी। और ये जो मतलब ये जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे ना सारे के सारे, ये किस नाम से जाना जाते थे? ये जाने जाते थे मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है ना। क्या बोलते थे इनको? मर्चेंट एडवेंचरर्स, उस नाम से जानते थे। 1599 में उन्होंने बनाया था और 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने, आप समझ सकते हो कि एक उनको परमिशन दे दी थी कि आप जाके जो है वो ईस्टर्न साइड में, किस साइड में? ईस्टर्न साइड में ट्रेड कर सकते हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके लिए मोनोपोली मिली थी जस्ट फॉर 15 ईयर्स। वो आगे तक चला, वो एक अलग बात है, उसको भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर्स जो ब्रिटिशर्स के आए थे तो 15 साल के लिए उनको ये परमिशन मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में आपने स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है और बताना है इसमें से कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन अ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय द गजापति रूलर। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है ना। डच लोगों ने बेटा अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो इंडिया में लगाई थी 1605 में, और दैट वाज इन मूसलीपट्टनम, ठीक है। कहाँ लगाई थी? मूसलीपट्टनम, ठीक है। मूसलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, वो आपको आप जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन गलत होगी। सेकंड है अल्फांसो डी अलबुकर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द विजापुर सुल्तान, ये बिल्कुल सही है। वो पोर्तुगीज गवर्नर थे जो 1509 से 1515 में पोर्तुगीज के इंडिया में गवर्नर रहे थे, और इन्हीं को ही माना जाता है कि पोर्तुगीज का रियल जो एक्सपेंशन है इंडिया में वो इन्होंने की थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फैक्ट्री एट मद्रास on a plot of the land leased from a representative of the विजयनगर empire।
तो ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो थी विजयनगर एम्पायर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ही उनको ये लैंड दी थी और 1639 में उन्होंने यहाँ पे मद्रास में अपनी पहली फैक्ट्री कंपनी ने बनाई थी। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, इसको आपने जरूर देखना है। तो ऑप्शन बी मैंने आपको बोल ही दिया कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, 1 जो है बेटा वो गलत है। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज or were associated with the introduction of the Rayatwari settlement in India during the British rule? तो यहाँ पे सिंपली आपको पता ही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे? नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी प्रथा जिसको कहते हैं, उसके साथ रिलेटेड थे। ठीक है ना, तो अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मिनरो थे। यस, जो अलेक्जेंडर रीड है ना बेटा, उन्होंने ये रायतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था साउथ इंडिया में, स्पेशली जब टीपू सुल्तान की जो एरियाज थे उनके पास आ गए थे ना, तो थोड़े से एरिया में साउथ इंडिया में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। बाद में थॉमस मिनरो ने इस सिस्टम को क्या किया बेटा? एक्सपैंड किया और फुल साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में ये सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा बन जाएगा? 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Economically, one of the result of the British rule in India in the 19th century was कि ब्रिटिश रूल का 19th सेंचुरी में जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पे देखो कि पहले इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज बनने शुरू हुई थी, इंग्लैंड में ज्यादा हो गई थी, तो एक्सपोर्ट तो रिड्यूस हो गया था, इंपोर्ट ज्यादा हो गया था। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ द इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ऐसा नहीं है, देयर वर वेरी सम फैक्ट्रीज, जिसमें आपको पता है कि 1854 में बॉम्बे में बनी थी पहली टेक्सटाइल मिल, उसके बाद जो था फिर वो आपके रिशारा में वेस्ट बंगाल में जूट मिल बनी, अदरवाइज बहुत मिल नहीं थी। मैक्सिमम मिल जो थी दोज वर द ओन्ड बाय द ब्रिटिशर। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन, तो ये भी इसमें नहीं है। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, ये करेक्ट है। ठीक है ना, रैपिड इंक्रीज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ये भी नहीं है। अर्बन पॉपुलेशन में रैपिड तो था ही नहीं इंक्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज को तो इतना बढ़ावा मिला ही नहीं। तो कमर्शलाइजेशन किया ब्रिटिशर्स ने, ये बिल्कुल करेक्ट है। और कमर्शलाइजेशन में उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, जिसमें कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ठीक है ना, साथ में ऑयल सीड्स, ये धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। शुगर केन, चीनी भी उनको चाहिए थी, एंड टोबैको, टोबैको जो अमेरिका से इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, और फिर बाद में तो अब तो तंबाकू में हम काफी आगे जा चुके हैं। तो दीज आर द थिंग्स, इसका कमर्शलाइजेशन किया उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज, बहुत सिंपल आंसर है। देखो पहले इंडिगो कल्टीवेशन की बात करते हैं। अगर मैं आपको 1788 तक बताऊं तो 30% ब्रिटेन में जो इंडिगो जाता था वो इंडिया से जाता था। ठीक है ना, और बाद में 1810 में इंडिगो इंपोर्ट इंडिया से 95% तक बढ़ गया था। लेकिन 20th सेंचुरी के बिगनिंग में धीरे धीरे, ठीक है ना, 20th सेंचुरी के बिगनिंग में बोल रहे हैं, बिगनिंग में समझ रहे हैं आप कि जैसे 1900 एंड समथिंग, जब 20th सेंचुरी की बात करेंगे तो लिखेंगे तो 19, तो 1910 टू आप 1920 तक रख लो। वैसे 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो आके उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट ही सत्याग्रह किया था चंपारण में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि पीजेंट्स रेजिस्टेंस टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ द प्लांटर्स, ये रीजन नहीं था। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। यस, यहीं पे बी आंसर इसका आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो इन्वेंशन ज्यादा हो रही थी ब्रिटेन में। अब ये इतना कॉस्टली इंडिगो बिकता था ना, तो उससे उन्होंने क्या किया बेटा, सिंथेटिक जो आपका इंडिगो था ना, सिंथेटिक इंडिगो, उसको मार्केट में लेके आ गए। अब जो सिंथेटिक इंडिगो था उसका कलर बहुत डार्क होता था और रेट भी कैसा होता था, चीप, एज कंपेयर टू द नेचुरल इंडिगो। वो अवेलेबिलिटी कम थी उसकी,
क्वांटिटी कम थी और कलर भी इतना शाइनिंग नहीं होता था, इसलिए जो है वो उसको लोगों ने लेना बंद कर दिया, तो उन्होंने काम करना जो था वो बंद कर दिया। नो डाउट अदर ऑप्शंस भी हैं, बट ये तो आप समझ ही सकते हो। नेशनल लीडर्स अपोजिशन करने से क्या फर्क पड़ता है अंग्रेजों को, जब उन्होंने काम कराना तो कराएंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, ये भी रीजन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चे। Which of the following statements correctly explain the impact of the Industrial Revolution on India during the first half of the 19th century? तो इंडिया में इसके रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट मैंने आपको पीछे भी बताया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो यहीं पे अगर आप इसको सारे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी से देखते हैं पहले। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। ऐसा तो था नहीं, हमारे देश में इंडिया में जो चीजें आती थी उसमें हैवी ड्यूटी तो लगाते नहीं थे, क्योंकि इंडस्ट्री में जो चीजें बनेंगी वो बेचने का है इंडिया में आके। रेलवे लाइंस वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट वो इंडस्ट्रीज के लिए नहीं लगाई थी उन्होंने, नो डाउट, क्योंकि इंडिया में तो इंडस्ट्रीज थी नहीं इतनी ज्यादा कि यहां से। तो उसका जो मेन रीजन था रेलवे का, दैट वाज अ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। अगर बता, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल्स इन अ लार्ज नंबर। ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बेचारे इंडियंस ने जो किया। तो राइट आंसर क्या है कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। वो तो आपको पता ही, आप 8th क्लास की सोशल साइंस एनसीईआरटी पढ़ोगे ना एसएसटी की, तो वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन देके रखा हुआ बेटा इसके बारे में। तो ये जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन है ये, क्योंकि आपको पता है उस टाइम में 2 मैनचेस्टर, ठीक है ना, और दूसरा लीड्स, ये 2 जो सिटीज हैं ये सबसे ज्यादा टेक्सटाइल के लिए फेमस हो चुकी थी, ठीक है ना। इन इंडस्ट्रीज से बनने से पहले अगर आपको बताऊं तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक इंडिया ही था बेटा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, मतलब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट को कंट्रोल करता था। लेकिन जैसे ही वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हमने पूरा लॉस्ट, हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट थी ना वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, साथ में हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी खत्म होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब डोमेस्टिक मार्केट क्यों खत्म हुई, क्योंकि मैनचेस्टर में जो क्लोथ बनता, टेक्सटाइल बनता था, एक तो वो चीप होता था और लार्ज स्केल पे बड़े इजीली बन जाता था। खादी वॉज कॉस्टली, इसीलिए हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा कि इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू, ठीक है ना। अभी भी आपको पता है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने 3 उस पर पावर्स डिवाइड कर रखी है और एक रेसिड्यूरी 4th भी पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस टाइम की बात को। तो उस टाइम में क्या होता था बेटा, देयर वर द 3 लिस्ट, जैसे अभी 3 लिस्ट है ना, तो उस टाइम में भी 3 लिस्ट थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सबसे पहले हमारे पास होती थी फेडरल लिस्ट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होती थी प्रोविंशियल लिस्ट। अब आप समझ सकते हो ये कोई बड़ा फर्क नहीं है। और उसके बाद होती थी कंकरेंट लिस्ट, सेम ही सिस्टम हम बोलते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। हमने बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहां से ली हैं। तो जो फेडरल लिस्ट होती थी वो फेडरल लेजिस्लेचर के पास होती थी, जो प्रोविंशियल लिस्ट थी वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास थी, ठीक है, समझ में आ गया। और कंकरेंट लिस्ट में ये दोनों ही इसमें कर सकते थे जो भी उनको लॉ बनाना है, लेकिन अगर इसमें कोई कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें जो फेडरल का जो भी बात होगी ना फेडरल लेजिस्लेचर की, वो मानी जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है रेसिड्यूरी पावर्स। इन 3 लिस्ट के अलावा एक और पावर थी विच इज नोन एज रेसिड्यूरी पावर। तो एट प्रेजेंट टाइम हमारे जो रेसिड्यूरी पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना। रेसिड्यूरी पावर समझते हो ना आप, 1950 के बाद जो भी नए सब्जेक्ट्स आएंगे वो रेसिड्यूरी पावर में, जैसे कि आपका साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, ये रेसिड्यूरी पावर्स में। लेकिन उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में रेसिड्यूरी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल के पास रहती थी, लगा पता। तो क्वेश्चन जो है ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसको एक बार देखो।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1830। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें सारे चार्टर एक्ट्स डाल दूंगी ताकि आपके काम में आए। पर पहले देखो आपको प्रोविजन बताने हैं। नंबर 1, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है। नेक्स्ट है, इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसमें से जो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 है ना बेटा, दैट इज करेक्ट। ओके, आंसर आई गए यहाँ पे। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 जो है दैट इज करेक्ट। ठीक है ना। अब कैसे है देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। नंबर 1, आपको पीछे बताया ना कि 15 साल के लिए मिली थी परमिशन, क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए दी थी, लेकिन वो सालों साल से ट्रेड करे जा रहे थे। तो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 आया ना, उसने उनकी मोनोपोली खत्म कर दी और बोला कि नहीं, ब्रिटिश सोवरेनिटी है जो तुम्हारी इंडियन टेरिटरीज हैं उनमें। अब ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से इसमें बता देती हूँ, पहले इसको समझो। एक्चुअली ऐसा हुआ बेटा कि ये आप समझ सकते हो ना, कौन सी ईयर में आया था, 1830 का चार्टर था। उस टाइम में आपको पता है फ्रांस की पावर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां का किंग कौन होता था, नेपोलियन। अब नेपोलियन ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था ना बेटा, ये 1806 टू 1814 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना, जिसमें नेपोलियन ने बोला था कि वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को बिल्कुल क्या कर देगा, क्रिपल कर देगा, मतलब चरमरा देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। इसलिए उसने जो बहुत के यूरोपियन पोर्ट्स थे, क्योंकि मैक्सिमम एरियाज पे तो नेपोलियन ने कैप्चर किया था, तो पोर्ट्स के थ्रू ब्रिटेन को ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी काफी पोर्ट्स में जो नेपोलियन के अंडर थे। उसी के साथ में एक ही बात होगी, ठीक है, उसी के साथ में इनको फेस करना पड़ा था एक नया कंसेप्ट, दैट इज लेजल फेयर। ठीक है ना, लेजल फेयर। अब लेजल फेयर क्या आइडिया बेटा, लेजल फेयर उस टाइम में जो नेपोलियन की आइडियोलॉजी से ही ये इन्फ्लुएंस था, फ्रांस की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था। उसमें लिखा था कि मिनिमल, इसमें मतलब क्या बात थी कि मिनिमल इंटरफेरेंस, किसकी, या इंटरफेरेंस बोल लो या इंटरवेंशन बोल लो, ठीक है ना, क्या बोल लो, इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। किस चीज में, इन मार्केट, मतलब मार्केट में सरकार की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मार्केट को जो है उसको लेट द मार्केट रेगुलेट देमसेल्फ। लगा पता, क्योंकि फ्रेंच लोग ये मानते थे, मतलब वहां के ट्रेडर ये मानते थे कि मार्केट जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली ट्रेड करती है, वर्क करती है। ठीक है ना, जब वो कैसी होती है, फ्री फ्रॉम रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट तो क्या करेगी, रेगुलेशन लगाएगी। तो ये उस टाइम पे अब फ्रांस की बात मानी जा रही थी, रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, टैरिफ कम होना चाहिए। अब टैरिफ तो आपको पता ही है, इस टाइम अमेरिका ने जो टैरिफ लगा रखे तो मार्केट की कैसी हालत है। तो ये चीज का फ्री मार्केट, आप सिंपली समझ सकते हो कि मार्केट को फ्री कर दो, उसको अपने आप वर्क करने दो। तो ब्रिटेन तो ऐसा चाहता नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा, ये सब हो रहा था ना उस टाइम में, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सोचा उन्होंने कि उन्हीं को ही क्यों ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में, तो बाकी को क्यों नहीं है। समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला कि तुम चलो भाई चाइना के साथ और टी ट्रेड करो, लेकिन अदर ब्रिटिश कंपनीज को भी परमिशन दे दी थी कि जाओ भाई इंडिया में जाके तुम ट्रेड कर सकते हो, तो उनकी मोनोपोली खत्म कर दी। ये तो आपको पता ही लग गया। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वर डिफाइन फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई ऐसा नहीं है, तो कुछ तो तुम लिहाज करो जो तुम करो, क्योंकि ब्रिटेन खुद उस टाइम प्रॉब्लम में था। तो यहाँ पे ना सेपरेट कर दिया कि सेपरेट अकाउंट्स फॉर द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंड द टेरिटोरियल रेवेन्यूज। दो खाते बना दिए, खाते समझते हैं ना आप। पहले क्या कर रहे थे ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी की, कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे कमर्शियल ट्रांजेक्शन है उसका अलग खाता बनेगा, और जो तुम्हें टेरिटोरियल रेवेन्यूज आ रहे हैं उसका अलग, क्योंकि उसमें ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसको भी हिस्सा, जो भी उन्होंने किया होगा प्रोविजन वो होगा। ठीक है ना। एनलार्ज द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि वो कंट्रोल करेगा इन सब चीजों पे। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर बनाया गया था, उसकी पावर्स को एनलार्ज किया। और ये भी है कि 1 लाख रुपीस का पैसे दिए गए, सो दैट देयर विल द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिटरेचर एंड द प्रमोशन ऑफ द साइंस। ठीक है, तो बेटा ये हमने 10 क्वेश्चन, इसका तो आपको आंसर पता लग गया ना पिछले वाले क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 1 एंड 2 मैंने आपको बता दिया था। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ टोटली कंट्रोल्ड बाय द, टोटली नहीं था, ठीक है, सिर्फ उनको बोला कि आप जो है, यहाँ पे मैंने आपको प्रोविजन बताया
कि आप इसको अलग करो, ठीक है ना। ये सेपरेट जो है वो आपके जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है और वो टोटली ब्रिटिश पावर ने इसको कंट्रोल नहीं किया था बेटा, समझ में आ गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे रॉन्ग है, 1 एंड 2 करेक्ट है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आप इंजॉय करोगे, आप इसे नॉलेज लेके जाओगे, आपके काम आएंगे, आपने कोई एग्जाम देना होगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा, अगले कुछ ज्योग्राफी या सिविक्स जो भी मुझे लगेगा आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लेके। तब तक जय हिंद जय भारत, और लाइफ में पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।